तो जब हम बात कर रहे थे ना सेफ्टी के बारे में और सारी चीजों के बारे में, तो एक सिनेरियो मेरे दिमाग में आया कि फॉल का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई से कुछ नीचे गिरे, करेक्ट, मटेरियल। और फॉल में सबसे जो क्रिटिकल चीज इन्वॉल्व होती है वो क्या रीजन होता है जिसकी वजह से फॉल होता है? बेसिकली ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी जो मेजर चीज है जिसकी वजह से फॉल होता है। रिस्क क्या है उसमें? हाँ, गिरेगा तो प्रॉब्लम क्या है? गिरना तो एक हज़ार्ड है, उसका रिस्क क्या है? किसी को लगेगा, सर पे लग जाएगा, बदन पे लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, सर फट जाएगा, मर जाएगा, यही है ना। लेकिन सेम सिनेरियो रिवर्स करो। लेट से कि एक बंदे ने पत्थर उठाया, वो काम कर रहा है 5th फ्लोर पे, और उसने 10वें माले की तरफ ऐसा थ्रो किया दूसरी बिल्डिंग पे, सेम रिजल्ट आने वाला है। किसी को लगेगा, सर पड़ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। अब दोनों सिनेरियो देखो, रिजल्ट में सिमिलर नजर आ रहे, लेकिन क्या सच में सिमिलर है? तो ये क्यों बताना जरूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल को ना मल्टीफोकल होना चाहिए। मल्टीफोकल मतलब एट ए टाइम वो कई चीजों को देख सके। हर चीज सीधी होगी जरूरी नहीं है, कई बार क्रिटिकल भी होती है। लेट्स से कि जैसे अब एक इंसिडेंट हुआ था वो सोहो वाला, कि जहां पे उसके पैर पे मटेरियल गिर गया था, उसका अगर हम रिपोर्ट बनाते, जो रिपोर्ट पहले हमने बनाई थी, फिर बाद में मैंने उसको चेंज करवाया, करेक्ट। सेम सिनेरियो ऐसा है कि एज पे एक पत्थर रखा हुआ है, एज पे एकदम, और वो गिरता है नेट के ऊपर, नेट पे पड़ा रहता है। पत्थर बहुत छोटा सा है, उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, मतलब आप देख भी नहीं रहे हो कि नेट क्लीनिंग करने के लिए बोलो, बहुत छोटा सा पत्थर। बारिश आई, 4 महीने बारिश हुई, निकल गया, उसके बाद गर्मी आई। अब ये बारिश की वजह से वो नेट थोड़ा कमजोर हुआ, गर्मी आई, नेट कमजोर हुआ। अब उस पत्थर के नीचे का एक धागा टूट गया, फिर वो पत्थर वहां से नीचे गिरता है, किसी को लग जाता है। अब इसको कौन से सिनेरियो में रखोगे? इसका अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना हो तुमको, तो कौन से सिनेरियो में रखोगे इसको? क्या किसी ने मारा, किसी ने फेंका, किसी के पैर से लग के गिर गया? क्या ये प्रिवेंटेबल था? कैसे? तुम देख ही नहीं रहे उसको, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट? एक छोटा सा पत्थर है, वो महीनों से पड़ा हुआ है, किसी की नजर नहीं जा रही। अब इसको अगर तुम किसी से पूछो तो मोटा मोटी यही बोलेगा कि यस एवरी एक्सीडेंट इज प्रिवेंटेबल, बराबर ना? पॉसिबल नहीं है, हर एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल नहीं होता है। अभी तुमने साइड पे एकदम सिक्योर कर दिया है, कहीं पे कोई भी मटेरियल गिरने का चांस नहीं है। मैं साइड पे गया हूं, मैंने ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए पेन निकाला, ढक्कन खोला मेरे हाथ से, ढक्कन छिटक गया। अब ये जाके ऊपर से जब गिरता है नीचे, हवा के प्रेशर से इधर उधर उड़ते हुए, क्योंकि लाइट वेट है, किसी की आंख में जाके लग जाता है, कैसे प्रिवेंट करोगे इसको? अब इसका अगर तुमको बनाना पड़े एक्सीडेंट रिपोर्ट, तो लिखोगे क्या? क्या गलती थी? पेन गलत जगह पे मौजूद थी, क्या क्या लिखोगे? तो पहले वाले पॉइंट को वापस आते हैं। इसके लिए एक सेफ्टी वाले को ना मल्टीफोकल होना जरूरी है। सिनेरियो को देखने की ना उसकी क्षमता बहुत ही एडवांस होनी जरूरी है, नहीं तो तुम कुछ भी लिखोगे। एक बार मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया था कि एरोप्लेन का क्रैश हुआ, हवाई जहाज क्रैश हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, रीजन क्या था? तो एक छोटा सा नट जो उसके फ्यूल टैंक के अंदर पड़ा हुआ था, और वो सालों तक पड़ा हुआ था। ऐसा भी नहीं कि वो कल सफाई में गिर गया था और आज एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं, सालों तक पड़ा हुआ था। क्योंकि जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो उसमें सिर्फ एक इंसिडेंट मिलता है जब उस फ्यूल टैंक के ऊपर काम हुआ था, जिसकी वजह से वो नट उसके अंदर जा सकता था, और वो सालों पहले हुआ था। अब उसको प्रिवेंट कैसे करोगे? एक्सीडेंट हुआ, रीजन भी तुम्हारे सामने है कि नट उसके अंदर था, जिसके घर्षण की वजह से वो टांकी में छेद हो गया, फ्यूल लीक हुआ, आग पकड़ लिया और क्रैश हो गया। कैसे प्रिवेंट करोगे? इसकी रिपोर्ट में लिखोगे कैसे? अगर तुम फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर हो तो जाते तुम तो ये लिखोगे सिंपल सा कि फ्यूल जो है वो लीकेज हुआ और उसमें आग लग गई, क्रैश हो गया प्लान। लेकिन मेन जो होता है वो होता है रूट कॉज। रूट कॉज निकालना बहुत जरूरी है, जहां पे हम सब के सब फेल होते हैं। कभी भी इतनी आसानी से रूट तक लैक ऑफ सुपरविजन, बहुत कॉमन सा रूट कॉज। लेकिन बेसिकली रूट कॉज है ही नहीं, सुपरवाइजर करेगा क्या वहां? देखिए, जैसे तुम 10 लोग को लेके काम कर रहे हो, तुम खड़े हो, एकदम अटेंशन में खड़े हो, तुम मोबाइल हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है, लेकिन काम करा रहे हो। किसी के हाथ से छूट के मटेरियल उसके पैर पे गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, एज ए सुपरवाइजर तुम कर क्या सकते हो? तो रूट कॉज कैसे हो सकता है ये? लैक ऑफ सुपरविजन। लेकिन जब तुम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो मैं बोल सकता हूं अराउंड 50% में तुमको एक रूट कॉज लैक ऑफ सुपरविजन जरूर दिखेगा। बराबर? वापस आते पहले वाले पॉइंट की तरफ, नहीं तो हम निकलेंगे तो दूर तक निकल जाएंगे। पॉइंट क्या था? फॉल ऑफ मटेरियल, जिसका मेजर रिस्क है, किसी के सर पे गिर सकता है, बॉडी के पार्ट्स पे लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, डेथ हो सकती है। लेकिन अब वही एक बंदा उसको उठा के ऊपर के पोजीशन पे फेंकता है, तो पहले में रीजन क्या था? ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा था। अब इसमें क्या रीजन है? फोर्स अप्लाइड बाय समवन। अब इसमें उसका इंटेंट शामिल। मेन क्या है? इंटेंट। ग्रेविटी वहां थी मेजर, यहां पे क्या है? इंटेंट। क्योंकि विदाउट इंटेंट तो नहीं फेंक सकता ना। कोई बोले नहीं सर मैंने हाथ में लिया हुआ था, गलती से चला गया, नहीं जा सकता। गलती से नीचे जा सकता है, गलती से ऊपर नहीं जाता। तो क्या हुआ इक्विवेलेंट ग्रेविटी के? इंटेंट। उसका इंटेंट था कि वो थ्रो करेगा। हाँ, उसका इंटेंट नहीं था कि मैं किसी को मारूंगा, लेकिन थ्रो करने का तो इंटेंट था। तो यहां पे इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेविटी क्या आया? इंटेंट। इंटेंट रीजन, मटेरियल ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे इंटेंट ग्रेविटी जो थी मेन रीजन था जिसकी वजह से मटेरियल नीचे की तरफ गया।
रिजल्ट दोनों का सेम आने वाला है, किसी को चोट लगेगी। अब दोनों सिनेरियो में सबसे पहले मुझे ये बताओ, अनसेफ कंडीशन था या अनसेफ एक्ट था? इंटेंट हमेशा आंसर एक होगा, करेक्ट। पहला वाला जो एज पे नेट के ऊपर पड़ा हुआ था, महीनों तक पड़ा रहा, बारिश हुई, बरसात हुई, सब कुछ गया, गर्मी लगी, नेट खराब हो गया, एक लंबा चौड़ा पीरियड गया, दैट इज नॉट अनसेफ एक्ट, वो अनसेफ कंडीशन है जो कि तुमसे मिस हुआ है। वो एक दूसरा एक डिस्कशन है कि कैसे मिस हो गया, क्यों नहीं तुमको देखना चाहिए था, लेकिन सेफ्टी पर्सन सुपरमैन नहीं है, मिस हो सकता है। एक 50 ग्राम का पत्थर उसकी नजर में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है 50-100 ग्राम का कंक्रीट तो सटा हुआ रहता है नेट के अंदर, तो मेरी तुम्हारी नजर पड़ी, लेकिन तुमने सोचा ये नेट में लगा हुआ कंक्रीट है, पॉसिबल है, वो सेकेंडरी चीज है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लंबा चौड़ा बहस हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली ये अनसेफ कंडीशन था। और दूसरा वाला क्या था? अनसेफ एक्ट था। अनसेफ कंडीशन में मेजर रीजन क्या था नीचे गिरने का मटेरियल? ग्रेविटी। दूसरे वाले में क्या था? इंटेंट। तो जब तुम रिपोर्ट बनाओगे ना तो तुमको ये चीजों का ध्यान रखना, सिर्फ इतना लिख देना कि हाँ वो मटेरियल किसी के सर पे लगा, उसका सर फट गया, 5 टाँके आए, या हाथ फ्रैक्चर हो गया, या फैटेलिटी हो गई। रीजन पत्थर आके लगा उसको। रूट कॉज, कई बार ऐसा होगा कि तुमको रूट कॉज मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर तुमने समझ लिया कि ये पत्थर किसी ने चलाया है, बहुत ज्यादा टाइम ये होगा कि पत्थर ऊपर से गिरा होगा। तुमको 10वें माले पे एक बंदा इंजर्ड हो जाता है पत्थर लगने से, तुम वहां पे पहुंचते हो, उस बंदे को ट्रीटमेंट के लिए भेजते हो, पहला जो कॉज तुम्हारे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? मटेरियल ऊपर से ही नीचे गिरा हो। लेकिन जब तुम बारीकी से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा ऊपर तो इसके रूफ है और जस्ट ऊपर इसके नेट लगा हुआ है, तो ऊपर से तो नहीं गिर सकता, बाउंस होकर भी नहीं आ सकता, तो एक ही जगह इसलिए कि नीचे से ऊपर की तरफ आया है। अब तुम जहां पे वो बंदा घायल हुआ है वहां पे खड़े होकर देखोगे उस लोकेशन को जहां से वो पत्थर आया हो सकता है, बराबर। अब ये चीज क्या होती है, देखो सेफ्टी वाले के पास उतना टाइम होता नहीं, अनफॉर्चुनेट थिंग है, लेकिन एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कौन सा सेफ्टी वाला है कि 1 घंटा होगा सीन पे खड़ा रह के एक एक चीज को बारीकी से, ये बाल किसका है, इसकी बीवी का हो सकता है, कोई करता है क्या? नहीं करता। मोटा मोटी खटाखट खींचा, क्योंकि उसके ऊपर सेकेंडरी काम ही नहीं होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का वजह जो है करने की वो ये होता है कि बाद में इसको यूज करना है रेफरेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है दिमाग में, क्या हम ऐसे ही काम करते हैं साइड के ऊपर इतना डिटेल में जाके? नहीं करते। अगर कहीं पे मेजर एक्सीडेंट होता है तो एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन होने चाहिए? जो स्पेशलिस्ट हो उस काम के, पहला उस एरिया का इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज। अब जो चौथा और 5वां बंदा आता है वो आता है क्रिटिकली इन्वॉल्व इन प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसको पहले का एक्सपीरियंस हो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, किसी से भी नहीं करा सकते। मतलब अगर मुंबई पे आतंकी हमला हुआ है तो उस केस को लड़ने के लिए निकम वकील ही आए। क्यों? स्पेशलिस्ट। किसी भी वकील को खड़ा कर सकते, ओपन एंड शट केस है ना कि ये बंदा आया और इसने मारा, अब इसको प्रूव करने के लिए इतना हायर एंड का वकील क्यों चाहिए? लेकिन फिर भी हमको उज्ज्वल निकम चाहिए। रीजन स्पेशलिस्ट। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशलिटी वाला चीज है। प्लीज अपने जो क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटीज है ना वो डेवलप करो। चीजें हमेशा इतनी क्लियर नहीं होती है। 2 चीजें हमने देखी, दोनों सिनेरियो का रिजल्ट क्या है, आउटकम सेम है, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट है। अब तुम इसका अगर इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे तो करोगे जैसे, मतलब एक लाइन में कहीं पे भी लिखा रहता है ऑल आर प्रिवेंटेबल, ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, करेक्ट, ये लिखा रहता है। लेकिन एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल जब सालों तुम काम कर चुके होते हो तो तुमको समझ में आता है कि ऑल एक्सीडेंट्स आर नॉट प्रिवेंटेबल, करेक्ट है ना। अब यहां पे आता है, ओशा में बताया जाता है कि 68% ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू अनसेफ कंडीशंस, 30% एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू अनसेफ एक्ट, एंड 2% एक्चुअल एक्सीडेंट्स आर विद द गॉड हैंड्स, वी कैन नॉट प्रिवेंट इट। हो गई होगा, क्या कर सकते हो? मतलब इसका फोल्डिंग तुमने बनाई साइड के ऊपर, उसको जाके तुमने बहुत ही बारीकी से एक एक कंपोनेंट चेक किया, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक्सरे तो नहीं है। एक हिडन क्रैक था उसके अंदर जो तुम्हारी नजरों से ओझल था। अब वो जैसे ही स्ट्रेस उसके ऊपर आता है, लोड डाला जाता है, वो हिडन क्रैक जो था वो बड़ा हो जाता है। जैसे बड़ा होता है वो एक कंपोनेंट फेल होता है और फिर फेलियर का एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, पूरा स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई बोले कि एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, हाउ? मैंने तो सब कुछ किया था, एक एक पार्ट को इंस्पेक्ट किया था, फिर कैसे हो गया? तो साइड के ऊपर अगर तुम्हारे कुछ इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो हाथ पांव फुलाने की जरूरत नहीं है। 2 ही सिनेरियो है, मैं बार बार तुमको बोलता हूं, जो चीज बीत गई उसको तुम पलट नहीं सकते। बी काम एंड कंपोस्ट। सबसे पहला एक्शन होता है सिक्योर द एरिया। क्यों? कोई भी चीज अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, ताकि तुमको जो आउटपुट वहां से मिलने वाला है ना वो चेंज नहीं हो जाए। ऊपर से एक वर्टिकल प्रोब गिरा किसी के सर पे और फिर वो वर्टिकल प्रोब भी गायब हो गया वहां से, अब तुम टेंशन में हो कि इसके सर पे गिरा क्या। तो इसके लिए सबसे पहला एक्शन होता है सिक्योर द एरिया। लेकिन सबसे पहला एक्चुअली मुझसे कोई पूछे तो क्या होता है? सिक्योर द ब्रेन। पहले हमको अपना ब्रेन सिक्योर करना,
उस लेवल तक अपने ब्रेन को लेके जाना है ना जहां पे चीजें हमको समझ में आए। पीपीएस के बारे में एक बार बातें हो रही थी एक जगह पे, तो मैंने एक क्वेश्चन किया सिंपल सा कि अगर पीपीई ज्यादा से ज्यादा पहनने से सेफ्टी आती है तो जो बॉर्डर पे सिपाही खड़ा होता है फायरिंग के सामने, उसका पूरा बदन लोहे से ढक देना चाहिए, करेक्ट ना? फिर क्यों हम सिर्फ यहाँ पे वेस्ट पे ही देते हैं उसको जैकेट ब्लड प्रूफ? उसमें भी सिर्फ जो बड़े ऑर्गन्स है ना उसके सामने प्लेट होती है, पेट खाली होता है, शोल्डर खाली होता है, साइड के खाली होते हैं। क्यों? साइड के ऊपर मटेरियल गिर सकता है, हम हेलमेट लगाते हैं, सर पे नहीं लगेगा, लेकिन लगने को तो शोल्डर पे भी लग सकता है, फ्रैक्चर तो शोल्डर भी हो सकता है। तो फिर हमारे हेलमेट का डिजाइन कैसा होना चाहिए? हेलमेट सर से शुरू होकर शोल्डर तक जाना चाहिए। क्यों नहीं करते हम? क्योंकि उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व है। सिर्फ सेफ्टी लेके चलोगे तो साइड पे काम नहीं चलेगा। ये उनके लिए है जिनको लगता है सेफ्टी फर्स्ट। ऑलवेज सेफ्टी इज नॉट फर्स्ट। प्रोडक्शन तो हमको चाहिए चाहिए, कहने के लिए अच्छा लगता है सेफ्टी फर्स्ट, तो फिर पूरा बदन ढक दो लोहे से, फिर काम कैसे होगा? तो हमको एक बैलेंस बना के चलना होता है सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्शन के बीच में। अगर पूरा बदन तुम उसका हेलमेट ही हेलमेट कर दोगे, पीवीसी का पूरा कवर हाथ में स्लीप पहना दिया, पंजे के ऊपर पहना दिया, और वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है साइड के ऊपर, काम कैसे करेगा? हिल ही नहीं पाएगा वो, हैमर कैसे चलेगा? ग्लव्स का डिजाइन हम लोग देखते हैं, बराबर? ग्लव्स में तुम लोग देखो कि स्टील फिटर का अक्सर फिंगर्स आ जाती है मशीन में, तो अब तुम बोल सकते हो ना इस पे काम करते हैं ग्लव्स के अंदर हम लोहे का स्लीव डाल देते हैं, मूव भी होगी, और इसका अगर आ भी गया तो उतना ज्यादा इंजरी नहीं होगी। पॉसिबल है ना? पॉसिबल। क्यों नहीं करते? कई सारी मेजर चीजें हैं जिसमें से एक कॉस्ट का भी है कि भाई एक वर्कर आता है साइड पे काम करने के लिए, तुमने वो वाला ग्लव्स उसको इशू किया जो तुमने स्पेशली डिजाइन किया है, एकदम सुपरमैन ग्लव्स, लेकिन वो 2 दिन काम करके चला जाता है, ग्लव्स साथ में लेके जाता है, नुकसान हुआ पहला। दूसरा, अब उंगलियां उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं करेंगे, रॉड पकड़ने के लिए जितना मूवमेंट चाहिए उतना अच्छी मूवमेंट नहीं करेंगे, करेक्ट? तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। ये सब जब तुमको समझ में आने लगेगा ना, हर चीज के पीछे की सिनेरियो तुमको समझ में आने लगेगी, रीजन समझ में आने लगेगा, देन यू आर अ बेटर सेफ्टी प्रोफेशनल। सिर्फ बुक में पढ़ लिया, एग्जाम पास हो गए, नहीं होता है। और वहां पे सेफ्टी वाले फंसते हैं, साइड पे मजाक बनाया जाता है उनका। रीजन यही है, किताब की बात करते हैं। जैसे सुबह तुम लोग से मैंने पूछा कि ये वर्किंग एट 1.8 मीटर काउंट एज वर्क एट हाइट, देन व्हाट अबाउट 1.7 मीटर्स? वो क्या होगा? वर्क एट हाइट है कि नहीं? तो बेटर ऑप्शन तो यही है ना कि वो जो 1.8 मीटर वाला उसको साइड में रखें, हम एक्सेप्ट करेंगे भाई एनी प्लेस फ्रॉम अ पर्सन कैन फॉल, दैट इज वर्क एट हाइट। सिंपल। हमको मेजरमेंट करनी नहीं है, 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी नहीं। ओशा कहता है अगर देयर आर 3 स्टेप 36 इंचेस देन इट रिक्वायर्ड अ हैंडल सिस्टम। सिंपल। 36 इंच से ऊंचा अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुमने टप्पे बनाए ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसको हैंडल चाहिए, ये ओशा कहता है। व्हाट अबाउट 30 इंचेस? 6 इंच कम कर दिया तो क्या रिस्क कम हो गया? कभी भी तुम फिसल के गिरोगे तो नाक का तो कचूमर बन जाने वाला है ना। फिर तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, याद रखो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर तुम करते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं नॉट एक्सेप्टेबल, तुम कर सकते हो। अगर हैंडल की बात की जाए, साइड के ऊपर सब लोग बोलते हैं ना 2 रेलिंग चाहिए, एक 1100 पे, एक 550 पे, फिर नीचे टोबोर्ड चाहिए। व्हाट अबाउट कि मैं 3 रेलिंग लगा दूं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? 3 लगा देंगे। एक ही चीज आती है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम, कॉस्टिंग। और वो तब आती है जब हम परचेस करके लगाते हैं, पाइप खरीद रहे हैं, पाइप से बना के ले रहे हैं, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, स्टील की बना के लगा रहे हैं। तो लेट्स से हमने पाइप का लगाया, टॉप रेल मिड रेल, और उसके दोनों के बीच में एक एक स्टील बार भी मार दिया 10 mm का। अब आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि फोन पे बात करते करते रेलिंग पे टेक लगा के बात कर रहा है, और हो सकता है एक आध वीडियोस भी आते हैं ना जहां पे वो फोन पे बात करते करते तालाब में से पानी ऐसा फेंकता रहता है, और करते करते तालाब का पानी खत्म कर देता है। तो लेबर्स को हम देखते हुए ना रेलिंग पे बैठ के बात करते हैं, साइड के ऊपर झगड़ा कर रहा है, बीवी के ऊपर चिल्ला रहा है, गर्लफ्रेंड को चिल्ला रहा है। तो ये सारी चीजों को कैसे सिक्योर करना है? तो बैक टू फर्स्ट पॉइंट, अनसेफ कंडीशन, जिसके लिए तुम क्या करते हो, रेलिंग लगाते हो, टो बोर्ड लगाते हो, सेफ्टी नेट लगाते हो, टू कंट्रोल द अनसेफ कंडीशंस। व्हाट अबाउट अनसेफ एक्ट? कैसे कंट्रोल करोगे उसको? बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग्स में इन चीजों को शामिल करोगे, उनके बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करो। तो इस साल हम वो करने वाले। हमारे ट्रेनिंग टॉपिक्स एकदम सिंपल नहीं होने चाहिए, उनको बिहेवियर के साथ जोड़ो। वैसे स्टिल बार बेंडिंग मशीन हम लोग चेक कर रहे थे विशाल मॉन्ट्रियल पे, बराबर? सही है या नहीं सही है? उसने बटन दबाया, सही है, सब कुछ। प्रॉब्लम क्या आया? करंट फेल हो गया तो वो काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर करंट फेल नहीं हुआ, सिर्फ ड्रॉप हो गया, तो वो डिजाइन है कि 3 फेस का मशीन है, उसके अंदर मैंने तुम लोग को दिखाया था ना करंट को चेक करने के लिए क्या डिवाइस होता है अंदर, रिले लगे होते हैं। रिले का ये काम है कि अगर एक फेस गायब हो गया तो रिले ट्रिप हो जाता है, करंट बंद।
लेकिन व्हाट अबाउट कि 410 वोल्ट की जगह पे 210 आने लगा, तीनों फेस का मिला के, ट्रिप नहीं होगा, स्पीड कम हो जाएगी। व्हाट अबाउट की स्पीड जब कम हो गई, अब हीटर जाके चेक कर रहा है क्यों इतना धीरे धीरे घूम रहा है, सडनली करंट तेज हो गया। तो ये चीजें उनको बतानी पड़ेंगी, ये चीजें उनको तब बताएंगे जब हमको पता होगा। तो ये सीखना होगा। चेकलिस्ट जो अभी बना रहे हैं हम ना, फोटो के साथ बना रहा हूं मैं, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन चेकलिस्ट हम फोटो के साथ बना रहे हैं, तो तुमको पता होगा कौन कौन से पार्ट चेक करने हैं। प्लीज आंख बंद करके टिक नहीं करना, चेक करके ही टिक करना। एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन रहेगा, पहले ऑनलाइन से पहले हार्ड कॉपी बनाना है ना, उस पर कंट्रोल साइन लेना है, अप्रूवल लेना है, उसके बाद उसको करेंगे। 3 स्टेप कर रहे हैं हम, हमारे पास में कुछ भी प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले चेकलिस्ट बनाना है, उसको कंट्रोल कराना है साइन वाइन लेके, उसके बाद फिर उसको सॉफ्ट कॉपी बनाना है, फिर उसको ऑटोमेट करना है। तो हम 3 स्टेप करने वाले, लेकिन हम करेंगे। लेकिन वो तब कम आएगा जब तुम्हारा ब्रेन भी उसी हिसाब से डेवलप होगा। हर चीज कंसेप्ट कंडीशन इनके आसपास नहीं घूमती, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं। अब वो बंदे का जिसका पोस्टर में इशू हुआ था, हार्ट फेल हो गया था, तो क्या ये चीज हम शामिल नहीं कर सकते ट्रेनिंग में कि अगर आपको अनइजीनेस लग रहा है, पसीना आ रहा है, ठंडे पसीने लग रहे हैं, अजीब सा महसूस हो रहा है, तो प्लीज काम पे मत जाओ, डॉक्टर से मिलो। कर सकते हैं, हम अवॉइड करते हैं। इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ठीक है, थोड़ा कमजोरी लग रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा इस साल हम लोग को करेंगे, करो। तुम लोग के अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मैंने बताया ना कि स्पेशलिस्ट होना अपने आप में एक काबिलियत है। हर इंजीनियरिंग पास किया हुआ बंदा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता। तुम लोग को बार बार मैंने ये बात बताई है। उसी में से एक कंसल्टेंट बनता है, उसी में से एक बंदा रिटायरमेंट लेने के बाद में अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म डाल देता है, और उसी में से एक बंदा ऐसा भी बनता है जो इंजीनियरिंग पास करता है नॉर्मल इंजीनियर की तरह, और फिर उसके नाम के ऊपर इंजीनियर डे मनाया जाता है। बराबर? आज जो हम इंजीनियरिंग डे मनाते हैं वो एक इंजीनियर के बर्थडे के ऊपर ही मनाते हैं ना, तो भी तो एक इंजीनियर ही था। तो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, हम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं। ओपन है, अब तो बहुत ईजी है। पहले अगर तुमको नॉलेज चाहिए तो या तो कोई तुम्हारा ऐसा गुरु मिल जाए कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, और या तो आप बुक्स खरीदो। अभी आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बडी चाहिए जो आपके हर अच्छी बुरी चीजों को हंस के टाल नहीं दे। यार कुछ भी बात करता है। जैसे स्टार्टिंग में हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हर फ्लोर पे हमको 2 सीढ़ी चाहिए, बहुत चल रहा था ना इस पर लफड़ा, 2 क्यों चाहिए? स्लैब चेकिंग के लिए जब स्टार्टिंग में जाते थे, एकदम स्टार्टिंग की बात है। अब तो हम पाषाण काल की बात है, अब तो हम लोग एडवांस में आ गए मॉडल। एनी क्वेश्चन? चलो गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद के साथ कि तुम सब इस चीज को समझोगे कि खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक आम जिंदगी जीने के लिए तुम लोग इनफ हो, एक आम जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो ना कि इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम दर्ज हो, जब बात हो सेफ्टी प्रोफेशनल्स की ना तो तुम्हारा नाम आए, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।